Hello student of class 12th, this is your physics teacher and today we are continuing our next lecture, that is lecture number 4.8, and our today's topic is motion of a charged particle in uniform magnetic field, right? आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास एक चार्ज है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर कुछ चार्ज है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, तो कल वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसे आप मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और ये मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB, दैट इज़ QV क्रॉस B, राइट। अगर आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, राइट। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास स्केलर फॉर्म में है, तो यहाँ से ये हमें पता चलता है, या आप इस वाले एक्सप्रेशन को अगर देखें तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो आपके पास ये वेक्टर है, वेक्टर ऑफ F, फोर्स जो काम कर रहा है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, ये वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। दैट्स मीन अगर हम ये बात करें कि अगर आपके पास 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग जो है आपका फोर्स काम कर रहा है, तो उसमें से एक एक्सिस जो होगी वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी एक्सिस जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। और इस फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए हमने कल जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस किया था, और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को, अपने मिड फिंगर, फोर फिंगर और थंब को कुछ इस तरह से अरेंज करें कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, एंड योर फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड योर मिड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, देन योर थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। इतनी बात जो है हमने कल वाली क्लास में की थी, और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है FM, वेक्टर ऑफ FM इज इक्वल टू, दैट इज वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QV क्रॉस B, ये हमें बताता है कि V वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और आप ये जानते भी हैं कि जब हम किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब किसी भी वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको जो रिजल्टेंट मिलता है वो क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा आपका फोर्स, दैट्स मीन फोर्स, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इतनी बात कल वाली क्लास में हमने कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो वो किस तरह से क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। सो इसको हम 3 केसेस में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला केस है कि जब हम किसी भी चार्ज को कुछ इस तरह से प्लेस करें कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, दैट्स मीन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, केस फर्स्ट स्टडी कर लेते हैं। व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्सिस है, राइट, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से किसी एक एक्सिस को आप क्या मान लें, इसे आप जो है मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर लें। तो हम मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग काम कर रहा है, तो दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमें क्या करना है, चार्ज को प्लेस करना है। तो चार्ज को जब मैं प्लेस करता हूं तो देखिए वो क्या करने लगता है, वो एक सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, मूव करेगा। अगर मैं उसे 90 एंगल के साथ प्लेस करूंगा, और ये जो एक्सप्रेशन हमने अभी लिखा था FM इज इक्वल टू QV क्रॉस B, राइट, ये हमें यही बताता है कि अगर आप V वेलोसिटी वाले पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो जेड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। दैट्स मीन अगर मैं पार्टिकल को, जो चार्ज पार्टिकल है, ये ओरिजिन है मान लेते हैं, और यहाँ पर हमने चार्ज पार्टिकल को क्या किया, एक्स डायरेक्शन में, दैट्स मीन ये अगर चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ पे रखा हुआ है और इसको मैंने कुछ वेलोसिटी इस तरह से दे दी, इस वाली डायरेक्शन में दे दी, तो ये क्या करेगा, ये कर्वेचर, पैराबोलिक पाथ क्रिएट करेगा, और कुछ देर के बाद ये सर्कुलर मोशन इस तरह से करने लगेगा, ठीक है। इनिशियली तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि इसका पाथ पैराबोलिक होता है। फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब भी किसी चार्ज को आप इस तरह से प्लेस करेंगे तो ये चार्ज आपका सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप इसे 90 एंगल के साथ प्लेस करेंगे तभी ये ऐसा होगा। अगर आप अदर देन 90 एंगल आप प्लेस करेंगे तो ये हेलिकल मोशन करेगा, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब किसी भी चार्ज को हमने यहाँ पे प्लेस किया जिसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग काम कर रही है, दिस इज वेलोसिटी, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग काम कर रहा है, और इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग काम करेगा, राइट। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग काम करेगा तो ये क्या करेगा, इन दोनों के रिजल्टेंट पे ये काम करेगा। दैट्स मीन अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है
मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है तो फोर्स इधर की तरफ काम करेगा, ठीक है। तो फोर्स इधर की तरफ काम करेगा तो ये क्या करेगा, पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करेगा। तो 2 डायमेंशन फिगर में हम इसको जो है हम कुछ इस तरह से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसकी डायरेक्शन इधर भी बना सकते हैं क्योंकि ये पार्टिकल घूमते हुए इधर की तरफ आएगा। तो मैं इस पाथ पे अलग अलग पॉइंट लोकेट करता हूँ और वहाँ पे इसकी डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सो देखिए मैं यहाँ पे पार्टिकल के किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को क्या कर लेता हूँ, रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। सबसे पहले मान लेता हूँ कि ये चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ पे है, ये क्यू चार्ज पार्टिकल है, जिसपे वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है आप चाहें तो इधर की तरफ एज्यूम कर लें, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ऐसे कुछ काम कर रही है। इस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, ऐसे काम कर रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ पे, राइट, और इस पे जो है ऐसे काम कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर एग्जैक्टली, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो अंदर की तरफ होगा। ध्यान से समझिएगा, ये फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा है। अंदर मीन्स इन दोनों के परपेंडिकुलर। ये 2 डायमेंशन में मैंने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया आपका, ठीक है, FM। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर पार्टिकल को एज्यूम करूँ तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे काम कर रहा है, तो इसका जो फोर्स होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूँ तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर काम कर रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो अंदर की तरफ काम करेगा, ठीक है। ये आपको ऐसे देखने में लग रहा होगा कि सर आप ऐसे 90 एंगल कैसे बता दे रहे हैं, ठीक है, बट ये 90 एंगल ही है, ये एंगल आप एज्यूम कर लें, दिस इज द 90 एंगल, ठीक है, ओके। सो एक बात यहाँ से कंफर्म हो रही है कि ये जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये क्या कर रहा है, इसको एक रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और आप जानते हैं कि जब किसी भी पार्टिकल को एक सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है, उसको मिलता है, तो वो पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। सो इट इज़ द नेसेसरी कंडीशन टू मूव ओवर द सर्कुलर पाथ इज दैट देयर इज अ action of centripetal force. That's mean this magnetic force provided the required centripetal force, that's why it moving on the circular path. I hope इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम इसका मैथमेटिकल जो है एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको पता है कि FM जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, mv²/r। आप जानते हैं सेंटीपिटल फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, mv²/r, दिस इज द सेंटीपिटल फोर्स। सो हियर FM की वैल्यू हम पुट कर देंगे QVB sin थीटा and this will be equal to mv²/r. Since charge is placed with 90 making 90 angle with the magnetic field, so theta will be 90 angle. So sin 90 is equal to 1. So what we get that QVB is equal to mv²/r. Here यहाँ से V कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको R रेडियस पता चल जाएगा, कितने रेडियस के साथ क्या करेगा, ये मूव करेगा। तो यहाँ से मैं रेडियस की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। आप इसको रीअरेंज कर लें, रीअरेंज करने के लिए आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी mv/qb, ठीक है। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, circular charge particle which is moving in the uniform magnetic field experience a force which provides the required centripetal force to move on the circular path. I hope it will be clear for you. Now ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें क्या चीज़ बताता है, ये हमें ये बताता है कि कोई भी पार्टिकल, फर्स्ट कंक्लूजन इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि कोई भी पार्टिकल जितनी तेजी से मूव करेगा उसका रेडियस उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। आप देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे R जो है वो क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट्स मीन R इज ग्रेटर देन V इज ग्रेटर, दैट्स मीन अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ज़्यादा होगी तो रेडियस वो जो मूव करेगा उसका सर्कुलर ट्रैक का उसका रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर सेकेंड पॉइंट पे हम बात करें तो पार्टिकल का मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल का मास जो है इसके प्रोपोर्शनल है, आप देख सकते हैं, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट्स मीन अगर पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा तो उसको घुमाने के लिए आपको रेडियस वो ज़्यादा एक्वायर करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। एक चीज़ और यहाँ से पता चलता है कि थर्ड, दिस विल बी R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगी, यूनिफॉर्म है, दैट्स मीन B की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, और चार्ज भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली जो रेडियस है वो 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। पहला पैरामीटर है आपका वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, मतलब ये जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है इसका रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो उसके मास पे डिपेंड करेगी, मास जिसका ज़्यादा होगा
वो ज़्यादा रेडियस के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। और ये जो कंक्लूजन है ये हमें पार्टिकल एक्सेलरेटर की तरफ ले जाता है। दैट्स मीन एक डिवाइस जो पार्टिकल्स को क्या कर सकती है, एक्सेलरेट कर सकती है। बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए हमें पार्टिकल एक्सेलरेटर की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं और किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट वाले अगले जो चैप्टर्स हैं उनको आप उनमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ से समझ में आती है कि अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल बना दें तो क्या होगा कि रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसका रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेंटीपिटल फोर्स अगर ज़्यादा लगेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक कंक्लूजन और भी नोट कर सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग होगा तो उसका रेडियस कम होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर वीक होगा तो रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये बात आपको क्या करनी है, कंक्लूजन में याद रखनी है। अब क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो इसका हम टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड को कैपिटल टी, और टाइम पीरियड का मतलब होता है द टाइम टेकन इन द वन रिवोल्यूशन। एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लग रहा है। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है T=2πr अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, आर की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल रखी है, यहाँ पे रख दीजिए। जब इसको रखेंगे तो आपके पास जो कंक्लूजन आएगा, दिस विल बी 2πm अपॉन bq, right? So this is the time period of the moving charge in the uniform magnetic field. ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई तो यहाँ से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में होगी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 2π/t। ठीक है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल के आ जाती है, दैट इज bq/m। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन आ गया F=bq/m। ठीक है, दैट्स मीन जिसका मास कम होगा उसको आप बहुत ज़्यादा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मास अगर कम होगा, इसी वजह से हम पार्टिकल एक्सेलेरेटर में इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा आप उसको पार्टिकल एक्सेलेरेटर में यूज़ करें तो हम पार्टिकल एक्सेलेरेटर में इसको यूज़ नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को, हम केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनको ही यूज़ करते हैं। और आप जानते भी हैं कि न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए हम इन्हीं पार्टिकल एक्सेलेरेटर का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन से आप न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इन द पार्टिकल एक्सेलेरेटर ओनली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर एक्सेलरेटेड। और ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि जिसका मास कम होगा उसको आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, मतलब उसका नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन ज़्यादा होगा या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ज़्यादा होगा। जिसका मास कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो एक्सेलरेटर को तोड़ करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये टॉपिक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसका सेकंड केस जो है, सेकंड केस में क्या है कि हमें ये डिस्कस करना है कि जब हम किसी भी पार्टिकल को किसी जो है एंगल के साथ मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब हम किसी भी पार्टिकल को, मान लीजिए दूसरा केस जो है आपका, दिस सेकंड केस इज दैट व्हेन V and B आर द इंक्लाइन टू ईच अदर, व्हेन V and B आर inclined to each other, ठीक है, एक दूसरे पे इंक्लाइंड हो। मतलब कि मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और उसमें आपने, मान लीजिए ये हमने पहले तो एक्सेस में एज्यूम कर ले रहा हूँ, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपने कुछ एंगल बनाते हुए, आपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाते हुए चार्ज पार्टिकल को इस तरह से प्लेस कर दिया। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल आपका है, तो इसका बिहेवियर बिल्कुल से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे कंपोनेंट्स के फॉर्म में जो है चीज़ें काम करेंगी। तो कंपोनेंट्स के फॉर्म में जो चीज़ें काम करेंगी उसकी बात में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, पहला कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा होगा आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो v cos थीटा हो जाएगा, है ना, विच इज़ एक्टिंग विद द एंगल दिस, इन दिस एंगल दिस इज v cos थीटा, है ना, इसको आप b मान लें। और इधर की तरफ जो होगा, क्योंकि थीटा के साथ जो एंगल लिया जाता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और उसके आउट में जो एंगल लिया जाता है वर्टिकल कंपोनेंट होता है, तो आप इसे वर्टिकल कंपोनेंट मान लें, दिस इज v sin थीटा। ठीक है, सो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, v sin थीटा और v cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से दो कंपोनेंट हमारे समझ में आते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने यहाँ पे माना है vb, दिस विल बी v cos थीटा।
So this is the v cos theta which is acting in the direction of magnetic field, acting in the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, मैग्नेट वेलोसिटी जो है उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम Vn मान लेते हैं, दिस विल बी V साइन थीटा। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, राइट। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारे पास B इज परपेंडिकुलर टू राइट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके समझ में आ रही होगी कि ये जो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है, जो आपके पास ये वर्टिकल कंपोनेंट है Vn साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आप देखें तो ये वाला एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। जो क्या करते हैं, जो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे क्या करते हैं, घुमाने के काम में आते हैं, मतलब उसको एक रिक्वायर्ड जो है रेडियस प्रोवाइड करते हैं, एक रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये मान लीजिए मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये बी डायरेक्शन में, वी की डायरेक्शन ये है, तो जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट्स मीन जो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है, इट इज़ नेसेसरी to move the charge particle over the circular path, right? That's mean अगर हम यहाँ से रेडियस लिखना चाहें तो r इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, दिस विल बी mvn अपॉन qb, राइट। अब यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस विल बी mvn की वैल्यू v साइन थीटा अपॉन qb। सो ये आपके पास यहाँ से आ गया, यहाँ से आपके पास रेडियस निकल करके आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, तो उसके साथ साइन कंपोनेंट जो है ऐड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, है ना, वेलोसिटी होती है। तो v यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, दिस इज द यहाँ पे आपका काम कर रहा है वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट काम कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करिए, दिस इज द 2 पाई r की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है, दिस विल बी mv साइन थीटा अपॉन qb, राइट, and this be divided by Vn. Vn is the V sin theta. Okay, so V sin theta is cancel out, and this will be equal to t is equal to 2 pi mv upon qb, 2 pi mv upon qb, ठीक है। तो यहाँ से v भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो है v नहीं होगा, तो 2 पाई m upon qb, 2 pi m upon qb. So this is the expression of time period when charge particle is moving, right? So with making some angle with the magnetic field. तो आप देख रहे हैं कि टाइम पीरियड सेम है, तो कोई एंगल बनाते हुए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है या परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, दोनों सिचुएशन में उसका टाइम पीरियड क्या होगा, फिक्स होगा। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 एंगल बनाते हुए जा रहा है, तो उसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb होता है। तो सेम सिचुएशन अगर वो कुछ एंगल बनाते हुए जाएगा तब भी क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, फिक्स होगा। तो दोनों सिचुएशन में इसका जो टाइम पीरियड होता है बेटा, वो दोनों सिचुएशन में इसका टाइम पीरियड जो होता है वो फिक्स होता है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अगर इस पे कंपोनेंट काम कर रहा है तो इसका मोशन कैसा होगा, तो इसका मोशन सर्कुलर न होकर के हेलिकल मोशन करेगा। ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन न करके क्या करेगा, हेलिकल मोशन करेगा। अगर मैं यहाँ पे इस फिगर को ड्रॉ करूँ इस तरह से, तो ये चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, हमने यहाँ पे रखा, तो ये क्या करेगा, ये हेलिकल मोशन करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से क्या करेगा, हेलिकल मोशन करेगा, क्योंकि इस पे कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये इसको क्या करेगा, लीनियर मोशन कराने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगा और सर्कुलर मोशन भी करेगा। सो वर्टिकल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द required centripetal force, due to which this charge particle is moving on the circular path, and its horizontal component provides it a force in the direction of velocity, so it moving in सच डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और जब इस पे दो कंपोनेंट काम करेंगे तो इस सर्कल में भी मूव करेगा और आगे की तरफ मूव करेगा। ये कुछ उसी तरीके से जैसे एक साइकिल का पहिया होता है, साइकिल का पहिया अपने एक्सिस पे भी घूमता रहता है और आगे की तरफ भी बढ़ता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये जो हेलिकल मोशन है, जब किसी एंगल के साथ हम चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्लेस करते हैं तो ये कुछ इस तरह का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब आपको शायद आपको बताया भी गया होगा जो है फिजिक्स में या फिर एक्सपेरिमेंट वाले चैप्टर्स में कि दो हेलिक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं पिच,
राइट, इसे कहते हैं पिच ऑफ हेलिक्स, राइट, क्योंकि हेलिक्स है तो पिच ऑफ हेलिक्स। तो आपके एग्जाम में कभी कभी जो एग्जाम एक्सप्रेशन निकालने के लिए आ जाता है पिच ऑफ हेलिक्स क्या होता है, तो पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स, तो पिच ऑफ हेलिक्स दो कॉन्जिगेटिव सर्कल्स के बीच की डिस्टेंस होती है, इसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। मान लीजिए इसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये पिच ऑफ हेलिक्स ए हो गया इज गल टू, राइट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये आगे की तरफ क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर हमें पिच ऑफ हेलिक्स निकालना है मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है, और आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। दैट्स मीन अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें v cos थीटा, क्योंकि ये वेलोसिटी किस वजह से हो रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से हो रही है, दिस विल बी v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। t की वैल्यू आपके पास है, क्या होती है t की वैल्यू, दिस इज द 2 पाई m अपॉन क्यू बी, राइट। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास पिच ऑफ हेलिक्स का एक्सप्रेशन निकल करके आ गया, दिस विल बी 2 पाई m v cos थीटा अपॉन बी क्यू। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पिच ऑफ हेलिक्स। आई होप डियर स्टूडेंट आज जो लेक्चर में आपको बताया गया ये समझ में आया होगा आपके, आशा करते हैं कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और हम और अच्छा प्रयास करेंगे कि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।